गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ में। देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम शिक्षण विधि के एक और बहुत बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक में ये है कि साइंस के अंदर भी जैसे गणित का हम शिक्षण पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम किसका शिक्षण भी पढ़ते हैं, साइंस का भी शिक्षण पढ़ते हैं। तो साइंस के शिक्षण के अंतर्गत साइंस की प्रकृति को लेकर के क्या है, डेफिनेशंस पूछे जाते हैं कि विज्ञान की प्रकृति क्या है। तो विज्ञान की प्रकृति को डिसाइड करने के लिए कुछ विद्वानों ने क्या दी हैं, परिभाषाएं दी हैं कि विज्ञान ये है, विज्ञान में ये होता है। तो ऐसे करके विज्ञान के बारे में कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, हम उनको एक बार समझ लेते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ से हर बार हर एग्जाम के अंतर्गत एक क्वेश्चन का आना बिल्कुल ही निश्चित रहता है। ये मानिए आपको 5 से 6 लाइन पढ़नी है और 5 से 6 लाइनों में आपके लिए क्या मिलने वाला है, एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो देखिए बड़ा इजी है इसको करना, और इसको मैं एक आपके लिए बड़ी एक शानदार सी ट्रिक के साथ समझा दूंगा जिससे कि आपके पास बिल्कुल भी इसका लोड नहीं पड़ेगा और आपको इजी वे में क्या हो जाएगी, याद भी हो जाएगी। बस ये है कि आप वीडियो में जब तक बने रहें। देखिए विज्ञान के बारे में हम बात करें, सबको पता है कि विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। और संस्कृत में बात करें कि जो विज्ञ जो शब्द है, विज्ञ शब्द किससे मिला है, विद्वान से मिलकर के बना है, ठीक है ना। तो बात ऐसी है, साइंस के बारे में बात करें तो साइंस की जो उत्पत्ति है वो साइंसीय शब्द से हुई है, ठीक से हुई है, साइंसीय शब्द से हुई है। उसको मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद बता दूंगा क्या है। पहले हम परिभाषाओं को कवर कर लेते हैं एक बार। देखिए साइंस के बारे में आइंस्टीन ने क्या दी है, परिभाषाएं दी है कि साइंस हम कहते हैं। तो देखो आइंस्टीन ने क्या कहा, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। आइंस्टीन ने कहा है कि विज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त संकीर्ण एवं अस्त व्यस्त ज्ञान को तर्कसंगत, सुव्यवस्थित एवं एक रूप कर देता है। ऐसा क्या है, ऐसा एक रूप करने देने वाला काम, व्यवस्थित कर देने वाला काम कौन करेगा, साइंस करेगी। तो देखिए परिभाषा में ये है, इसको कैसे समझेंगे आप। देखिए जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, शुरुआत में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो काफ़ी अधिक क्या है, फैला हुआ ज्ञान रहता है। उसके बारे में हमको फैक्ट मालूम नहीं होते हैं, उसके बारे में प्रॉपर हमको जानकारी नहीं होती है। ऐसे चलता है जैसे ज्ञान, जैसे किसी ने आपके लिए बता दिया, आपने इधर से सुन लिया, आपने किसी तीसरे को आपने डिलीवर कर दिया, ठीक है ना, इसी प्रकार से होता है। तो कहने का मतलब है ज्ञानेंद्रियाँ, जैसे हम कहें कि हमारे जो कान हैं, जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या आँखों के द्वारा जो हमने अब तक जो ज्ञान प्राप्त किया है वो थोड़ा सा अभी तक जो प्राप्त किया वो अस्त व्यस्त रूप में किया है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमने जो प्राप्त जो अभी तक ज्ञान किया है वो कैसा संकीर्ण है एवं कैसा ज्ञान प्राप्त किया है, हमने अस्त व्यस्त ज्ञान प्राप्त किया है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, सभी लोग शुरुआत में अस्त व्यस्त एवं संकीर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाद में जाकर के क्या होता है, उस ज्ञान को तर्क संगत और सुसंगत और एक रूप करने का कार्य कौन करती है, विज्ञान करती है। तो आइंस्टीन ने एक बात कही कि ज्ञानेंद्रियों का प्राप्त ज्ञान शुरुआत में जो कैसा होता है, संकीर्ण एवं अस्त व्यस्त होता है, और संकीर्ण एवं अस्त व्यस्त ज्ञान को सुव्यवस्थित करने का जो काम करती है वो कौन करती है, विज्ञान करती है। इसको ऐसे समझ लें आप, जैसे कि पहले एनर्जी के बारे में, एनर्जी का मास से क्या रिलेशन होता है इसके बारे में इंसान को प्रॉपर जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है ना, कि एनर्जी का मास से रिलेशन क्या होता है इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं थी। लेकिन आइंस्टीन ने जैसे ही E=mc² नाम का एक सूत्र दिया, जैसे ही E=mc² नाम का सूत्र दिया, उसी से क्या हुआ, जो भी ज्ञान था वो तर्कसंगत, सुसंगत एवं क्या हो गया, एक रूप हो गया, ठीक है। तो आप इसको इजी वे में याद रख लें, और इजी वे में याद है, आपको बाई ट्रिक नहीं याद रहती है तो आप समझना कि आइंस्टीन ने तो ऐसी बात कही थी। क्यों, देखिए आइंस्टीन क्या है, आइंस्टीन एक क्या है, वैज्ञानिक है, बहुत पढ़े लिखे वैज्ञानिक आदमी है। तो इन्होंने तो ये बताया था कि जो भी हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो संकीर्ण होता है, ये अस्त व्यस्त होता है, और अस्त व्यस्त ज्ञान को एकत्रित करने का काम या सुव्यवस्थित करने का काम, संगठित करने का काम होता है, वो किसका रहता है, हमारे विज्ञान का रहता है। इस प्रकार से परिभाषा आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए कॉर्नाट। कॉर्नाट ने क्या परिभाषा दी है, कॉर्नाट ने परिभाषा दी है, पहले पढ़ लें परिभाषा को। ट्रिक लगाने में भी ये है, मैं आपको बता दूंगा, पहले आप कंसेप्ट को पढ़ा करें जिससे कि थोड़ा सा समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तब जरूरी नहीं हर जगह आप ट्रिक बनाएं, वो परिभाषा भी आपको इजी वे में याद हो जाएंगी। देखिए यहाँ क्या है, विज्ञान संप्रत्ययों, विज्ञान कंसेप्ट्स
विज्ञान संप्रत्यय संप्रत्यात्मक योजनाओं, कंसेप्ट की स्कीम्स, कंसेप्ट स्कीम, कंसेप्चुअल स्कीम, कंसेप्ट की क्या है, स्कीम्स का एक अंतर संबंधित श्रृंखला है जो प्रयोग एवं परीक्षणों के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। तो देखो कॉर्नाट ने ये कहा है साइंस क्या है, साइंस मतलब साइंस कंसेप्ट मतलब संप्रत्यय एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की एक क्या है, अंतर संबंधित श्रृंखला है। ये क्या है, एक अंतर संबंधित सीरीज है, इंटरकनेक्टेड सीरीज है जो प्रयोगों और जो प्रयोगों के द्वारा एवं किसके द्वारा, परीक्षणों के परिणाम स्वरूप क्या होती है, डेवलप होती है। तो देखो आप इसको कैसे याद रखेंगे, सिंपल सा जो मैंने इसको अब तक याद रख रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ है कॉर्नाट, यहाँ जो ना का जो अक्षर है वो डबल बार आता है, ठीक है ना, मतलब ना की इसमें रिपीटेशन होती है। तो याद रखना कि हमारी जो एक परिभाषा है उसके अंदर भी क्या मिलेगी आपको, किसी एक वर्ड की क्या मिलेगी, रिपीटेशन मिलेगी। क्या मिलेगी, रिपीटेशन मिलेगी। तो देखिए रिपीटेशन कौन से शब्द की, इसमें एक शब्द की रिपीटेशन है, उसकी संप्रत्यय यहाँ है और संप्रत्यात्मक की योजना यहाँ पर है, मतलब एक ही वर्ड की क्या मिलेगी आपको, रिपीटेशन मिलेगी। तो देखो जैसे ये है कॉर्नाट, या इसको फीलिंग आ रहा है कॉर्नाट, डबल ना आ रहा है तो आपको एक शब्द ऐसा मिलेगा जो डबल बार ही आएगा। तो यहाँ एक जो डबल बार वर्ड आएगा वो आएगा संप्रत्यय एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं। तो जैसे ही आपको ये समझ में आ जाता है कि कॉर्नाट डबल एन मतलब डबल रिपीटेशन है, यहाँ भी एक वर्ड होगा जो क्या होगा, रिपीट होगा, वो परिभाषा किसकी होगी, कॉर्नाट की होगी। किसकी होगी, कॉर्नाट की होगी। इस तरीके से आप इसको याद रख लेते हैं, ठीक है। मुझे आज तक याद है, मैं आपको बता दूं 5-6 साल हो गए मुझे आज ही परिभाषा याद है। ये परिभाषा किसी है, कॉर्नाट की है। और आइंस्टीन की परिभाषा इस तरीके से आता है। देखिए भाई आइंस्टीन ये क्या है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बर्नौली की प्रेमेकर को का भी दिया था, बर्नौली के प्रमेय से रिलेटेड भी उन्होंने काम किया है और प्रकाश के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, E=mc²। तो इस बात से ऐसे समझ सकते हैं भाई एक वैज्ञानिक आदमी है, उसने बहुत अधिक कॉन्ट्रीब्यूशन किया है और जो भी हमारे अंदर अस्त व्यस्त ज्ञान था उसने इस ज्ञान को क्या कर दिया है, स्वव्यवस्थित कर दिया है। इस तरीके से आपको दो परिभाषा बिल्कुल याद हो गई होंगी। नेक्स्ट आ रही है डैम्पियर की। ये अब किस पास है, डैम्पियर। ये तीनों ही परिभाषा मोस्ट है, कॉर्नाट की पूछ ली गई है, आइंस्टीन की और डैम्पियर, तीनों ही परिभाषा पूछ ली गई है। अब तक कोई सेकंड ग्रेड पूछी जाती है, कोई थर्ड ग्रेड पूछ ली जाती है, क्योंकि साइंस के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन या परिभाषाएं हैं वो ज़्यादा नहीं है, 6-7 ही हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन करके रिपीट होते हैं और ये तीनों ही ऐसी हैं जिनसे रिपीट क्वेश्चन होंगे। अब देखिए डैम्पियर क्या कह रहा है, विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान है। प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है एवं धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है। या जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं, धारणा हैं, उनके बीच जो संबंधों का कैसा है, एक तार्किक, एक लॉजिकल क्या है, अध्ययन है, जिनसे घटनाओं की व्याख्या की जाती है। घटना मतलब प्राकृतिक घटनाओं, जिनसे प्राकृतिक घटनाओं की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। तो देखिए यहाँ एक शब्द है, ये प्राकृतिक घटना, सबसे बड़ा शब्द यहाँ प्राकृतिक घटना की बात की। इसने ये कहा है कि विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का ही क्रमबद्ध अध्ययन है, मतलब नेचुरल इंसिडेंट हैं उनके ऊपर क्या किया जाएगा, है ना। इंसिडेंट शब्द ना करके यहाँ जो शब्द इस्तेमाल होता है नेचुरल फिनोमिनन होता है। क्या होता है, नेचुरल फिनोमिनन, है ना। तो आप ये समझो जो नेचुरल इंसिडेंट हैं उनके बारे में क्या हमारे कंसेप्ट हैं, कैसे उनको क्लियर करना है, ठीक है ना। उनमें क्या एक लॉजिकल रिलेशन होता है प्राकृतिक घटनाओं में, है ना। प्राकृतिक घटनाओं में क्या एक लॉजिकल रिलेशन होता है। ऐसी जो परिभाषा प्राकृतिक घटना से रिलेटेड दी है उसने दी है, डैम्पियर ने दी है। किसने दी है, डैम्पियर। अब देखो इसको कैसे याद करें ना, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्लू जो मैंने ढूंढ रखा है। तो देखिए डैम्पियर को आप पढ़ें डेंट, क्या पढ़ें, डेंट। डैम्पियर की जैसा डैम्प है ना, डैम्प ना पढ़ करके इसको पढ़ें आप डेंट। क्या पढ़ें, डेंट। डेंट को आप समझें, देखो डेंट माने क्या होता है, डेंट माने होता है धब्बा, है ना। डेंट माने धब्बा ही तो होता है, धब्बा कहें या हम जैसे कहें, जैसे कोई आप गाड़ी से आपको क्या हो जाता है, जैसे आपकी गाड़ी कहीं पर ठुक जाती है तो क्या बोलते हो, अरे यार इससे क्या पड़ गया, इसके बोनट में क्या पड़ेगा, डेंट पड़ गया, इसके बोनट में क्या पड़ेगा, डेंट पड़ गया, इसकी खिड़की पे क्या पड़ गया, डेंट पड़ गया, ठीक है ना। आप इसी प्रकार से तो बोलते हो। तो डेंट कब पड़ा है, कोई ना कोई आपसे घटना हुई होगी तभी तो जाकर के डेंट पड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि आप चुपचाप खड़े थे गाड़ी को लेकर के और मतलब डेंट हो गया। कोई ना कोई तो ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से क्या हुआ है, डेंट हुआ है। तो डैम्पियर से पढ़ेंगे डेंट। डेंट मतलब घटना। इतना आप समझ कर लगे, डेंट जब होगा
यदि मतलब कोई डेंट हुआ है तो डेंट इसीलिए हुआ है, वहाँ कोई ना कोई क्या हुई होगी, घटना हुई होगी, और क्वेश्चंस में है ना कोई ना कोई क्या हुई घटना हुई होगी, तो आप परिभाषा को कैसे रिलेटेड करेंगे, एक ऐसी परिभाषा मिलेगी, कैसी परिभाषा मिलेगी, उस परिभाषा में प्राकृतिक घटना करके, नेचुरल घटना करके क्या मिलेगा आपको, एक शब्द मिलेगा, क्या मिलेगा, नेचुरल घटना करके क्या मिलेगा, शब्द मिलेगा। तो डैम्पियर की परिभाषा इस प्रकार से करेंगे कि विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का एक तो क्रमबद्ध ज्ञान है एवं धारणाओं के बीच संबंधों का क्या है, तार्किक अध्ययन है, जिनसे इन्हीं घटनाओं की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रख लें इस तरीके से। तो देखो तीनों परिभाषा आपको कैसे याद रखनी है, मैं आपको क्लू में बता देता हूँ कैसे याद रखनी है। आइंस्टीन ने जो परिभाषा दी है, आइंस्टीन को आप ऐसे समझ लें, आइंस्टीन क्या है, वैज्ञानिक भी है ना, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है आइंस्टीन, और आइंस्टीन ने E=2 क्या दिया था, mc² दिया था। तो आप इससे समझ लें कि जो भी अस्त व्यस्त ज्ञान था हमारा, और उस अस्त व्यस्त ज्ञान को सुव्यवस्थित करने का जो काम किया था, व्यवस्थित करने का काम किया था, वो किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। ऐसे ही वर्ड इसको इसमें मिलेंगे, अस्त व्यस्त जो ज्ञान है, जो संकीर्ण ज्ञान है, उनको सुव्यवस्थित तर्कसंगत जो करने का काम किया है, वो किसने किया है, इसने किया, आइंस्टीन ने। ठीक है, याद हो जाएगी। उसके बाद आ जाइए किसका, कॉर्नाट में। कॉर्नाट में मैं आपको बता रहा हूँ एक वर्ड की, ना कि इसमें डबल रिपीटेशन हो रही है, डबल रिपीटेशन हो रहा है एक वर्ड, तो यहाँ भी परिभाषा में एक वर्ड क्या होगा, डबल बार रिपीटेशन होगा। जैसे विज्ञान संप्रत्ययों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की एक क्या है, अंतर श्रृंखलात्मक क्या है, सीरीज है, अंतर योजनाओं की एक अंतर संबंधित क्या है, एक श्रृंखला है। ठीक है, तो यहाँ डबल ना से मतलब डबल वर्ड आएगा। डैम्पियर का मैंने आपको बता दिया, डैम्प माने क्या हो गया, डैम्प है ना, डैम्पियर की जगह इसको डैम्प की जगह पढ़ा है, डेंट माने क्या हो गया, धब्बा है ना, या हम ये कहें कि हमारी गाड़ी में क्या पड़ेगा, डेंट पड़ेगा, तो डेंट कब पड़ेगा, कोई ना कोई घटना हुई होगी तभी जाके डेंट पड़ेगा। तो प्राकृतिक घटना जैसा जो आपको वर्ड मिलेगा, वो आपको किसमें मिलेगा, डैम्पियर की परिभाषा के अंदर आपको मिलेगा। इस प्रकार से आपको तीनों परिभाषा याद हो गई हैं। अभी 2-3 परिभाषा और रह गई हैं, उनको भी हम अभी देखते हैं। जो परिभाषा है वो है वुडवर्न व ओबॉर्न की। क्या नाम है, वुडवर्न व ओबॉर्न की परिभाषा। तो ऐसे एक आप पढ़ लेते हैं क्या परिभाषा है। विज्ञान व मानवीय व्यवहार है, वो ह्यूमन बिहेवियर है, मानवीय व्यवहार है, जो हमारे प्राकृतिक परिवेश में घटने वाली घटनाओं या परिस्थितियों की अधिकतम शुद्ध व्याख्या करता है, अधिकतम शुद्ध व्याख्या करता है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि हमारे प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत जो भी घटनाएं हुई हैं उनकी अधिकतम शुद्ध व्याख्या करना ही क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए एक बात हो, कोई एक टीचर है, टीचर ने आपको एक तरीके से पढ़ा दिया, कोई दूसरा टीचर आता है, वो आपको और बेहतरीन तरीके से पढ़ा के जाता है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी या आपकी अंडरस्टैंडिंग और कम हो जाएगी। देखिए आप दोनों टीचरों ने बहुत अधिक बेटर पढ़ाया, बहुत अधिक अच्छा पढ़ाया, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, बहुत अधिक अच्छी हो जाएगी। यही तो होता है ना। अब देखिए जो एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है, इसको आप इधर समझें। देखिए पहली बात, ये परिभाषा एक व्यक्ति ने ना देकर कितने व्यक्ति ने दी है, 2 व्यक्तियों ने दी। एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है। एक का नाम है वुडवर्न और एक का नाम क्या है, ओबॉर्न। ठीक है, अब वही वाली बात है, जैसे किसी काम को एक व्यक्ति ना करके 2 व्यक्ति काम को कर रहे हैं, तो देखो इसको, इस शब्द को पकड़ लो, 2 व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं तो वो अधिकतम शुद्ध रूप से काम को करेंगे। कैसे रूप से काम करेंगे, अधिकतम शुद्ध रूप से क्या करेंगे, उस काम को करेंगे। आपको एक सिंपल सा लॉजिक यही समझ लेना है कि एक जो टॉपिक्स है, हमने एक अच्छा विद्वान है सब्जेक्ट है उससे समझ लिया है, उसी टॉपिक को आप द्वारा 10-20 दिन के बाद किसी दूसरे विद्वान से समझोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक से रिलेटेड और आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए वुडवर्न ओबॉर्न मतलब 2 व्यक्तियों ने काम किया है तो और अधिक अच्छा किया होगा, अधिकतम किया होगा, शुद्ध किया होगा, है ना। तो मानवीय हुआ बिहेवियर है जिससे हमारे प्राकृतिक परिवेश में घटने वाली घटनाओं की अधिकतम शुद्ध व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, अधिकतम शुद्ध व्याख्या जो करने काम करेंगे वो 2 लोग ज़्यादा बेटर करेंगे। ठीक है, तो ये अधिकतम शुद्ध व्याख्या को आप पकड़ लें, अधिकतम शुद्ध व्याख्या काम क्या करेंगे, 2 लोग करेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको 100% याद हो जाएगी। और इसके लिए माना कि मैं आपको उल्टी सीधी ट्रिक बनाऊँ ना, उल्टी सीधी ट्रिक बना दूँ, ओबॉर्न मानवीय व्यवहार ऐसे करके कोई गाना सा गीत सा बना दूँ, वो आपको मैं कह रहा हूँ जिंदगी भर में कभी याद नहीं होगा और उस ट्रिक को एंड में जा करके आप क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। ठीक,
या समझ लें अधिकतम शुद्ध व्याख्या करता है ऐसी जो बात की, अधिकतम शुद्ध काम क्या करेंगे, एक जना या दो व्यक्ति करेंगे। ठीक, तो इसको आप ऐसे याद रखना। अब आइए कार्ल पापर। कार्ल पापर की मैं एक बार परिभाषा पढ़ लें। कार्ल पापर ये क्या है कि विज्ञान एक निरंतर क्रांतिकारी परिवर्तन है, निरंतर है बट क्रांतिकारी है। कैसा है, क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी चेंजिंग है। कैसा परिवर्तन है, रिवॉल्यूशनरी चेंजिंग की स्थिति है। और ये वैज्ञानिक क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति है। और वैज्ञानिक सिद्धांत तब तक ही वैज्ञानिक नहीं होते, और वैज्ञानिक सिद्धांत तब तक वैज्ञानिक नहीं माने जाते। कब तक, तब तक कि उन्हें आगामी अनुभव के द्वारा, अनुभव तथा प्रमाण द्वारा परिवर्तन किया जाना निहित नहीं है। इसको पहले तो परिभाषा को समझो, उसके बाद कार्ल पापर के तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। विज्ञान का मतलब ये है कि विज्ञान एक निरंतर क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति। पहली बात, विज्ञान एक नॉर्मल परिवर्तन की स्थिति तो है नहीं। विज्ञान जो परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन करती है, क्रांतिकारी, एक रिवॉल्यूशनरी टाइप का क्या करती है, परिवर्तन करती है। और जो भी आपने वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है, जो भी आपने वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है, वो तब तक वैज्ञानिक नहीं माना जाता। कब तक, कि जब तक कि उसके ऊपर अनुभव प्रमाण चलते रहते हैं और इतना पता चले कि अब इनमें भाई खूब काफ़ी सारे परिवर्तन, मतलब काफ़ी सारे हमने इसके ऊपर अनुभव कर लिए, काफ़ी सारे इसके ऊपर प्रमाण दे दिए, फिर भी इस सिद्धांत के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। मतलब इतने सिद्धांतों के बाद भी कोई इसमें चेंजिंग नहीं हो रही है, तब ये माना जाएगा कि ये क्या है, विज्ञान का कोई ना कोई सिद्धांत है। जैसे माना कि आपने कोई सिद्धांत दिया है ना, और सिद्धांत में दूसरे दिन क्या हो गई, चेंजिंग हो गई, 4 प्रैक्टिकल करे और वो आपका फेल हो गया, तो आपका कोई वैज्ञानिक सिद्धांत थोड़ी माना जाएगा। उसने ये कहा है कि क्रांतिकारी परिवर्तन तो है, लेकिन यदि कोई सिद्धांत वगैरह दिया गया उस पर तब तक जाकर के प्रैक्टिकल करने चाहिए जब तक कि उसमें ये लगे कि अब इसमें परिवर्तन ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए थोड़ा कार्ल पापर को समझ लेते हैं। कार्ल पापर क्या चीज़ है। देखो पॉलिटिकल साइंस में कार्ल पापर एक जो विद्वान है वो यहाँ पर आते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, और इन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस में जो सिद्धांत दिया वो दिया है मिथ्या सिद्धांत। कौन सा दिया है, मिथ्या, है ना, मिथ्या सिद्धांत करके दिया है कि मतलब कोई चीज़ झूठ है, मतलब इसकी जो इंग्लिश में थ्योरी फाल्सिफिकेशन की थ्योरी बोलते हैं, फाल्सिफिकेशन थ्योरी ऑफ द कार्ल पापर, ऐसे करके है। मतलब कोई चीज़ कब जाके के झूठ साबित होगी, ऐसी जो अवधारणा दी है वो किसने दी है, कार्ल पापर ने दी है। तो देखो वो अपनी परिभाषा में भी तो वही तरह की बात कहेगा, है ना, कि मिथ्या की जो अवधारणा की कोई चीज़ कब जाकर के मिथ्या मानी जाएगी, ऐसी उन्होंने परिभाषा दी है कि किसी सिद्धांत को जब तक हम प्रैक्टिकल करें तब तक उसको वैज्ञानिक नहीं माना जाएगा, जब तक उसमें अनुभव और प्रमाण में ऐसा लगे कि अनुभव और प्रमाणों के माध्यम से इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब जाके वो वैज्ञानिक सिद्धांत तो माना जाएगा। याद कैसे करें, कार्ल पापर। कार्ल पापर से देखिए, कार्ल पापर ये जो आदमी है ये भी क्रांतिकारी आदमी था। कैसा आदमी था, क्रांतिकारी। तो का से का और का से क्रांतिकारी। इधर देखिए कार्ल पापर एक निरंतर क्रांतिकारी, क्या क्रांतिकारी, क्या सा क्रांतिकारी। और ये आपको ध्यान रह जाता है कि थ्योरी ऑफ द फाल्सिफिकेशन किसने दिया, थ्योरी ऑफ द फाल्सिफिकेशन दिया अपने कार्ल पापर ने। तो कार्ल पापर ने यही कहा है कि विज्ञान को के किसी जो प्रयोग या सिद्धांत है उसके ऊपर हम तब तक जाकर के प्रैक्टिकल करें जब तक कि हमको ऐसा लगे कि अब इसको हम झूठ साबित नहीं कर सकते, तब जाके वो विज्ञान का सिद्धांत तो माना जाएगा। तो ऐसे करके याद करना, कार्ल पापर से का से का और का से क्या है, क्रांतिकारी। आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो दी है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, क्या परिभाषा दी है कि विज्ञान का अर्थ केवल पर्सनली नहीं है, विज्ञान का अर्थ केवल पर्सनली तथा बड़ा छोटा बनाने के लिए इसको उसको मिलाना ही नहीं है। जैसे हम अपन क्या करते हैं विज्ञान के अंदर, यही तो समझते हैं कि कोई चीज़ हमको बनानी हो तो उसके अंदर इतना प्लस करना पड़ेगा, कोई चीज़ हमको नहीं बनानी है तो उसमें से हमको क्या हटाना पड़ेगा। और विज्ञान में हमें क्या चाहिए, मोस्टली हमको क्या चाहिए होती है, पर्सनलियाँ चाहिए होती हैं। तो ये कहा कि यहाँ तक ही सीमित नहीं है, आप विज्ञान को इन बातों में सीमित मत करो। ऐसा किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पर्सनली और छोटा बड़ा बनाने के लिए ही मिलाना ही नहीं है, अपितु क्या है ये, वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना, हमारे किसको, मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना, किसको प्रशिक्षण देना, मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही क्या है, विज्ञान है। हमारे मस्तिष्क को भी प्रशिक्षित करता है, ये हमारे क्या है, विज्ञान है। ठीक है, तो
मस्तिष्क के प्रशिक्षण वाली बात कही है, ऐसा किसने कही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही है, क्योंकि तुम समझ रहे हो हमारे जो भारतीय लोग हैं, इसको आप नॉर्मली ऐसे याद कर लें, हमारे जो भारतीय लोग हैं इस बात को समझते हैं कि देखो भाई केवल किसी चीज़ में बड़ा करना छोटा करना यहाँ तक ही सीमित नहीं होता, उसके द्वारा हमको मेंटली शांति भी मिलती है और मेंटली हमारा क्या भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है ना। तो ऐसी जो परिभाषा है आप बिना ट्रिक के इसको याद कर लेना, ठीक है ना, कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी बात कही है। मैंने आपको पीछे जो 5 परिभाषा लिखाई हैं उनको मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, आप कैसे याद करेंगे। पहली परिभाषा आपके लिए बताई थी मैंने, किसकी बताई है? आइंस्टीन की बताई है। तो देखो आइंस्टीन के लिए मैंने आपको ये बताया था कि आइंस्टीन एक वैज्ञानिक था और उसने क्या दिया था, E=mc² दिया था, है ना, ये सबको याद है। ये इससे आप कनेक्ट कर लें कि जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, जो अस्त व्यस्त ज्ञान था, अस्त व्यस्त ज्ञान को सुव्यवस्थित करने का जो काम किया है वो किसने किया है? आइंस्टीन ने किया है। तो इस प्रकार से हो जाएगी याद। फिर एक जो परिभाषा कराई है वो किसकी कराई है? कॉर्नाट की कराई है। कॉर्नाट के बारे में आपको किस तरीके से याद रखेंगे? कॉर्नाट का मैंने आपको बता दिया, कॉर्नाट में डबल वर्ड की रिपीटेशन होती है, तो संप्रत्यात्मक योजना की क्या है? विधि है। फिर डैम्पियर की दिखाइए, डैम्पियर की जगह से पढ़ाएंगे डेंट। डेंट माने क्या होगी? घटना। डेंट माने क्या होगी? घटना। तो जैसे मैं आपको बताया कि ये प्राकृतिक घटनाओं का क्या है? विज्ञान है। ठीक है, बताया गया प्राकृतिक घटनाओं का विज्ञान है और उन्हीं अवधारणाओं के बारे में क्या की जाती है? बात की जाती है। ठीक है ना, एक लॉजिकली चीज़ समझाई जाती है, वो डैम्पियर की हो जाएगी। उसके बाद आ जाएंगे वुड बर्नर ओवर। जब 2 व्यक्ति काम को करेंगे तो क्या करेंगे? बड़े शुद्ध तरीके से काम करेंगे। ठीक है, वुड बर्नर ओवर को कैसे याद करेंगे आप? कि 2 व्यक्ति काम करेंगे तो बड़े शुद्ध तरीके से काम करेंगे, शुद्ध व्याख्या करेंगे। उससे कार्ल पॉपर को का से क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करेगा, वो कौन करेगा? कार्ल पॉपर करेगा। और एंड में एक परिभाषा रह जाती है परख नली वाली, है ना, ये परख नली नहीं है, इसको बड़ा करना या छोटा करना ही नहीं है, मस्तिष्क का डेवलपमेंट करना भी है। तो ऐसी परिभाषा किसने दी? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है। ठीक है दोस्तों, इनमें से आपके लिए एक परिभाषा बिल्कुल ही आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, और आप इन परिभाषाओं को मैंने बताया इसी तरीके से याद कर लें। मैं कह रहा हूँ शायद आप इस वीडियो को ही अच्छे तरीके से देख लेंगे, विदाउट स्किप करें आप वीडियो को देख लेंगे, तब भी आपको ये परिभाषा आपको याद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिक्षण विधि